नमस्कार। आज के इस दिलचस्प अध्ययन में आपका स्वागत है। इतिहास को समझने के अपने इस सफर में आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसा विषय जहां हमारे प्राचीन ग्रंथ हमारी आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स यानी आधुनिक खगोल भौतिकी से बिल्कुल हूबहू मेल खाते हैं। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो अलग अलग संस्कृतियों ने समय को किस तरह देखा और समझा, ये हमेशा से एक बहुत ही आकर्षक विषय रहा है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हजारों साल पुरानी एक कथा समय को लेकर हमारे आज के आधुनिक विज्ञान को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है। अपनी बात की शुरुआत मैं एक बहुत ही प्रभावशाली विचार के साथ करना चाहूंगा। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये दावा एक ऐसा विरोधाभास हमारे सामने रखता है जो विज्ञान और इतिहास दोनों की हमारी समझ को एकदम से झकझोर देता है। मतलब क्या सच में ऐसा मुमकिन है? ये विचार अपने आप में ही कितना अद्भुत है ना, कि जो विज्ञान आज हमें इतना एडवांस्ड और आधुनिक लगता है, उसकी जड़ें असल में किसी प्राचीन सभ्यता की सांस्कृतिक सोच में बहुत गहराई तक छिपी हो सकती हैं। ये एक ऐसा दावा है जो हमें मजबूर करता है कि हम इन दोनों अलग अलग युगों की बहुत ही बारीकी से तुलना करें। तो आज के हमारे इस बौद्धिक सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे एक ऐतिहासिक समय विसंगति को समझने से। उसके बाद हम चलेंगे ब्रह्मलोक की यात्रा पर। फिर समझेंगे चतुर्युगी का गणित। इसके बाद आइंस्टाइन और प्राचीन काल की तुलना करेंगे। और अंत में समय को लेकर एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। चलिए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं, एक ऐतिहासिक समय विसंगति। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये ऐतिहासिक विसंगति या हिस्टोरिकल अनोमली आखिर है क्या भला? देखिए, अकादमिक दुनिया में हम इतिहासकार अक्सर ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते हैं जहां पुराने ग्रंथ या कलाकृतियां किसी ऐसे विचार के बारे में बात कर रही हों जो हजारों साल बाद खोजे गए जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों से बिल्कुल सटीक बैठता हो। ये बात वाकई में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन काल के लोगों के पास समय को लेकर कोई ऐसा एडवांस्ड नजरिया था जिसे विज्ञान की भाषा में हम केवल आज के आधुनिक युग में आकर ही समझ पाए हैं। अब आते हैं अपनी कहानी के दूसरे हिस्से पर, ब्रह्मलोक की यात्रा, महाभारत की एक बेहद दिलचस्प कथा। ये कहानी है राजा रेवत ककुदमी की, और सच कहूं तो ये किसी ब्रह्मांडीय यात्रा यानी कॉस्मिक ट्रैवल के एक प्राचीन ब्लूप्रिंट जैसी लगती है। कहानी की शुरुआत बहुत ही साधारण और मानवीय तरीके से होती है। राजा अपनी बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। बस इसी काम के लिए वो सीधे ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन ये जो बड़ी साधारण सी लगने वाली यात्रा थी ना, इसका अंत एक बहुत बड़े खगोलीय झटके के साथ होता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे उस समय की संस्कृति ब्रह्मांड की विशालता को आम इंसानी कहानियों के जरिए समझाती थी। हमारा तीसरा पड़ाव है चतुर्युगी का गणित, और असल में समय का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। इस पूरी घटना के स्केल को समझने के लिए जरा इस 20 मिनट के समय पे ध्यान दीजिएगा। राजा कुकुदमी और उनकी बेटी रेवती ने ब्रह्मलोक में कितना समय बिताया? केवल और केवल 20 मिनट। अगर हम अपने नजरिए से देखें तो 20 मिनट का समय तो बस पलक झपकते ही बीत जाता है ना? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो धरती पर वापस लौटते हैं। उन 20 मिनटों के छोटे से अंतराल में जब वो वापस आए तो धरती पर 27 चतुर्युगी बीत चुके थे। जी हाँ, 27 चतुर्युगी। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस कहानी को सिर्फ एक मिथक या कहानी के दायरे से बाहर निकालकर एक बहुत ही गहरे वैज्ञानिक विचार के पास लाकर खड़ा कर देता है। अब सवाल ये है कि ये चतुर्युगी है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये प्राचीन काल में समय को मापने का एक बहुत बहुत विशाल पैमाना था। 27 चतुर्युगी का सीधा सा मतलब है पृथ्वी के लाखों वर्ष। लाखों वर्ष, जरा सोचिए, ये दिखाता है कि पुरानी संस्कृतियों ने ब्रह्मांडीय युगों की जो कल्पना की थी उसके सामने एक इंसान का जीवनकाल सचमुच एक कण के बराबर भी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोई प्राचीन समाज समय की इतनी विशाल सापेक्षता, इतनी बड़ी रिलेटिविटी के बारे में कैसे सोच सकता था। तो चलिए अब इसे विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। हमारा चौथा बिंदु, आइंस्टाइन और प्राचीन काल। हम सब ने आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स की इस आधारशिला के बारे में कभी न कभी सुना ही है, अल्बर्ट आइंस्टीन की टाइम डायलेशन की थ्योरी।
आसान भाषा में कहें तो समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए एक जैसी चलती रहे। ये उन लोगों के लिए अलग अलग स्पीड से बीतता है जो अलग अलग गति या गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में होते हैं। अब जैसे ही हम फिजिक्स के इस नियम को समझते हैं, वैसे ही राजा ककुदमी की वो पुरानी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि वो विज्ञान के एक थ्योरेटिकल मॉडल के बिल्कुल समानांतर खड़ी हो जाती है। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो ये किसी मिरर इफेक्ट यानी शीशे की तरह एकदम साफ दिखाई देता है। एक तरफ हमारे पास प्राचीन युग की सांस्कृतिक मान्यता है जो कह रही है कि ब्रह्मलोक और पृथ्वी पर समय अलग अलग तरीके से चलता है, और दूसरी तरफ हमारा आज का आधुनिक विज्ञान है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि समय सापेक्ष है यानी रिलेटिव है। ब्रह्मांडीय समय को लेकर हमारे पूर्वजों की जो समझ थी उसने तो जैसे आधुनिक रिलेटिविटी के नतीजों की हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि माना उनके पास आज के जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले नहीं थे, लेकिन समय असल में कैसे काम करता है इसकी उनकी वैचारिक समझ अविश्वसनीय रूप से एडवांस थी। और अब हम अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, समय से परे एक दृष्टिकोण। प्राचीन कथाओं और आज की खगोल भौतिकी का ये जो अनोखा संगम है ना, ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि इंसान हमेशा से ही समय की इस पहेली को सुलझाने में लगा रहा है। हम इतिहास के छात्रों को इस बात की गहराई को समझना चाहिए कि कैसे ये अद्भुत समानता इस प्राचीन पाठ को एक आम कहानी से बहुत ऊपर उठाकर समय क्या है इसकी एक बहुत ही गहरी और गंभीर खोज में बदल देती है। ये चीज़ हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान और इतिहास के बीच की वो जो लकीर है वो शायद उतनी गहरी नहीं है जितना हम अक्सर मान लेते हैं। तो इस पूरे अध्ययन के बाद जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हमारी पुरानी संस्कृति और इतिहास के पन्नों में अभी और कितना ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान छिपा हो सकता है जिस तक हम आज तक पहुँच ही नहीं पाए हैं? क्या पुराने ग्रंथों में ऐसी और भी कहानियां मौजूद हैं जो आज के हमारे इस इतने जटिल विज्ञान को एकदम सरलता से समझा रही हों? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत खोज और रिसर्च होनी बाकी है। इस रोमांचक और अकादमिक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।